जय हिंद। 2020 में तो कोरोना परेशान किया ही, चीन भी घुसा उधर गलवान वैली में, तो हमारी सेना भी जो थी वो भी चुप नहीं बैठी। नरवणे साहब ने लगभग पिछले 3 से 4 महीने में देखेंगे तो लगभग पड़ोस में हमारे 5 देशों का दौरा किए थे। आप देखेंगे तो म्यांमार में भी गए थे, नेपाल गए थे, यूएई सऊदी अरब में भी गए, अभी हाल ही में दक्षिणी कोरिया में हमारे थल सेना प्रमुख गए हुए हैं नरवणे साहब। अब दक्षिणी कोरिया का कहना है कि उत्तरी कोरिया जो है ना, किंग जोंग वाला पगला, वो इनके ऊपर टॉर्चर कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि भारत से कि आप इस मैटर पे सहयोग करिए। देखिए, हमारा साउथ कोरिया से लगाव रखना जरूरी है क्योंकि वो चाइना का एंटी है, दूसरा उसके पास टेक्नोलॉजी भी आगे है, तो आगे सेना उस पर क्या डिसीजन लेती है ये अलग मैटर है। हालांकि हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम भैया उत्तरी कोरिया को बचाने के नाते हम अपनी कुछ सेना यहाँ पर या एयरफोर्स नेवी जो भी कहिए एक फ्रेंडली रिलेशन के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं और दुनिया को कहेंगे कि भैया उस किम जोंग पगला है, वो कुछ भी कर देगा, हमारे दोस्त को बर्बाद कर देगा, तब क्या होगा। दक्षिणी कोरिया की तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी भारत में काम करती है, उसकी कार कंपनी है, मेट्रो में उसकी काफ़ी ज़्यादा योगदान है, तो हम इस बहाने यहाँ पर आ जाएंगे, कहेंगे कि भैया हम दक्षिणी कोरिया की रक्षा कर रहे हैं, पगला उत्तरी कोरिया से। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ से बीजिंग एकदम करीब है, यहाँ जिनपिंग का हुक्का पानी बंद हो सकता है, समझ में आ गया कि नहीं। और सऊदी अरब में से और यूएई से भी हमारे काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है। हालांकि सऊदी अरब में तो ये भी गए थे बाजवा साहब पाकिस्तान में, तो इनको तो शायद इज्जत उज्जत नहीं दिया था, सब पानी उनी के लिए भी नहीं पूछा था सब। तो खैर उन लोग हर देखिए, कोई देश किसी के लिए परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होता है, ये डिपेंड करते हैं कि किसके इंटरेस्ट किसके साथ ज़्यादा बेटर है। करंट अफेयर के लिए याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा भाई कि स्काई रोज जो युद्ध अभ्यास हुआ है वो कहाँ हो रहा है, तो ये पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इंडिया का जो है राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में हो रहा है। पोखरण पाकिस्तान से काफ़ी सटा है और यहाँ रफाल विमान भाग लेंगे। भारत के पास जो मौजूदा 11 रफाल हैं वो तो इसमें भाग ले ही लेंगे। साथ ही फ्रांस को देखिए क्या किया है, ये डरवाने के लिए, सब बात समझिए। ऑस्ट्रेलिया से ही राफेल उड़ान भरा है, ऑस्ट्रेलिया से सीधे यहाँ आ रहा है, मतलब समझिए इसका कहना क्या चाह रहा है। बताइए भाई, तुमको तो यहाँ आके रेस्ट भी तो कर सकते थे, सीधे ऑस्ट्रेलिया से राफेल आ रहा है इस युद्ध अभ्यास में भाग लेने, और हाँफते युद्ध अभ्यास में भागो ले लेगा। और उसका जब फ्यूल खत्म होगा तो फ्रांस से वो जहाज आ रहा है, सोचिए फ्रांस से एयरबस, वो हवा में फ्यूल भर देगा। तो ये बेटर होगा कि हम लोग को वहाँ पर आइडिया भी लगा रहा है और हम लोग को साथ ही साथ रफाल तो ले ही लिए, ये एयरबस का मिड एयर रिफ्यूलर भी हमें खरीदना है, साथ ही साथ इसमें रफाल की भी भूमिका जाँच कर लेंगे और ये इसके मिड एयर रिफ्यूलर के भी हम लोग की कैपेसिटी को जाँच कर लेंगे। यहाँ पर समझ में आ गया। तो ये ध्यान में पाकिस्तान बॉर्डर पे है, इसलिए इसको यहाँ पर जानबूझ के रखा गया है। इसका युद्धाभ्यास का नाम है स्काई रोज। देखिए 1 जनवरी को भारत और पाकिस्तान हर साल ऐसे ही करते आते हैं। वो पाकिस्तान अपने परमाणु ठिकाने भारत को बताता है कि हम कहाँ कहाँ परमाणु बम रखे हैं, ताकि भारत उसके ठिकानों पर हमला ना कर सके, और साथ साथ भारत भी उसको एक्सचेंज करता है कि हमारे परमाणु बम कहाँ कहाँ है, ताकि पाकिस्तान भी उस पर हमला ना कर सके। देखने में तो दूर से लगेगा कि ये बहुत अच्छी नीति है कि भैया हम भी तुम्हारा जानते हैं इसलिए हम तुम पे नहीं करेंगे, तुम भी हमारा जानते हो, हम एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार से गलती हो रही है, इसे सुधारने की जरूरत है। क्योंकि हम जब पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर बेस का ठिकाना बताते हैं तो भैया तुरंत वो, भले उसके प्रधानमंत्री को बाद में पता चले, इमरान खान को बाद में पता चले, वो चाइना पहले पहुंच जाता होगा। अब हमको ये नहीं पता है कि चाइना के एटमिक पावर प्लांट या एटमिक वेपन्स कहाँ रखे हैं, ये नहीं पता है, लेकिन हमारा कहाँ कहाँ है ये चाइना को पता है, क्योंकि हमने तो उठा के दे रखा है चाइना पाकिस्तान को, पाकिस्तान वहाँ दे देता। और पाकिस्तान के मंत्री को देखिएगा, बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो एक बड़े पद पर रहते हैं, वो लोग उल्टा सीधा स्टेटमेंट देते हैं कि भारत से जो जंग होगी वो आखिरी जंग होगी, एकदम हम एटमी वॉर होगी। अरे भाई साहब, एटमी वार होगी यार, मार के बताना ना, एटमी वार होगा, यहाँ पे पहले ही बताता है यहाँ पे। तो ये हमारे ख्याल से ये नहीं एक्सचेंज करना चाहिए, वो 2021 में आकर। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइए कि ये एक्सचेंज बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए। एक तो भैया तुम धमकी दे रहे हो, उस पर से वो बता रहे हो यहाँ पे चाइना, अगर एक्सचेंज करना है तो साथ ही चाइना से भी कर लीजिए कि भैया हम चाइना पाकिस्तान दोनों को बताएंगे कि हमारे हथियार कहाँ हैं, और ये दोनों देश भी हमें बताएं ताकि हम लोग एक में हो सके, वरना फिर इसका तो फायदा चाइना उठा रहा है। और भाई पता करके क्या करोगे, ऑलरेडी पता है कि एक कराची के पास है, एक बलूचिस्तान में है, यहाँ पर इन लोग का ये मेन एरिया न्यूक्लियर हेड का होता है। यहाँ पे कौन नहीं जानता है, आज के समय में सबके जासूस है, फिर भी ये लोग फॉर्मेलिटी निभाते हैं। देखिए पिछले साल भारत MTCR का सदस्य बन गया था। MTCR का सदस्य बनने की वजह से भारत को 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइलें बनाने, उसे बेचने और उसे आयात करने का अधिकार मिल गया। चाइना MTCR का सदस्य नहीं है, इसलिए वो चाह के भी 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता की मिसाइलों को बेच नहीं सकता है और ना ही इससे ज़्यादा मारक क्षमता की मिसाइलों को खरीद सकता है। भारत जब MTCR का सदस्य नहीं था तो भारत अपने सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस की मारक क्षमता केवल 290 किलोमीटर रखा था। रीजन क्या था कि MTCR के लिए थ्रेशोल्ड फिक्स
फिक्स कर दिया है 300 किलोमीटर, इससे ज़्यादा का आप बना ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही भारत MTCR का सदस्य बन गया, भारत ने ऐलान कर दिया कि 2021 में हम ब्रह्मोस मिसाइल के 800 किलोमीटर रेंज वाला जो मारक क्षमता वाला ब्रह्मोस मिसाइल है उसको हम लोग परीक्षण करेंगे। अब ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे कि ये काम कैसे करती है। इसके आगे रैमजेट इंजन लगा रहता है, ये रैमजेट आगे देखेंगे ना तो आगे ये नोक निकला है और फिर अंदर से ऐसे खोखला जगह, आप कहेंगे तो उसमें तो हवा फंस जाएगी, तो वो रैमजेट इंजन के लिए उसमें बनाया गया है। तो ये अब हम लोग वर्क कर रहे हैं, जैसे ये बंद हो जाए। अभी भी पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल उसे कहते हैं जो नीचे नीचे उड़ती है, तो क्रूज मिसाइल में सबसे खतरनाक यही है ब्रह्मोस मिसाइल। जब ये 800 किलोमीटर मारक क्षमता की हो जाएगी तो और खतरनाक होगी। अभी हम लोग इसे वियतनाम, ब्राजील वगैरह देश को बेचने के लिए भी विचार कर रहे हैं। गलवान घाटी में जब चाइना ने अपना सबसे खतरनाक जो रूस से मंगाया था S-400 मिसाइल को तैनात किया था, तो बदले में भारत ने अपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया था, जिसमें चाइनीज मीडिया ने मजाक उड़ाया था ये तो खुद काम नहीं करता है। जबकि अब ध्यान से समझिए कि 9 देशों ने भारत से अपील किया है कि आप आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हमें बेचिए, ताकि हमको उसकी जरूरत है। आप इसकी बातों को समझिए, ये आकाश इतना खतरनाक क्यों है। ये बात हकीकत है कि इसकी मारक क्षमता ज्यादा नहीं है, 25 किलोमीटर है। इससे ये चीज हो सकता है कि आप किसी स्पेसिफिक एरिया को बचा सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि किसी एरिया में सेना रहती है, जैसे बनारस में है, अंबाला में है, आगरा में सेना रहती है, कानपुर में रहती है, तो एक आर्मी की छावनी को बचा सकते हैं, या कोई इंडस्ट्रियल या पब्लिक पॉपुलेशन वाले एरिया को बचा सकते हैं। बहुत लंबा एरिया नहीं कवर कर सकते जैसे S-400 है। लेकिन इसके सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि देखिए इसमें 2 सिस्टम है, एक आपकी बैटरी यूनिट यानी जो मिसाइल है, दूसरा इसका राजेंद्र रडार है। ये 64 जहाजों पे एक साथ नजर रख सकता है। अब ये क्या करता है, जैसे ये दुश्मन का जहाज है तो ये रडार इसको पकड़ेगा, लेकिन आजकल के जहाज इतने एडवांस हो गए थे, इसको पता चल जाएगा कि हमको पकड़ा कौन है, तो ये इस रेज को पकड़ के समझ जाएगा कि हमको यहीं रडार लगा हुआ है और हमको इससे बचना चाहिए। जबकि आप देखिएगा ये रडार इसको तो हमला नहीं करेगा, ये तो केवल ट्रैक करेगा। ये इसे ट्रैक करके सिग्नल किसे भेज देगा, इस मिसाइल को, कि वहाँ है। अब ये जो जहाज है ये बचने की किससे कोशिश करेगा, इस रडार से, क्योंकि इसके पास केवल यही वाले वेव पहुंच रहे हैं, इसलिए सोचेगा इससे बच के भागे। अरे भैया वो तुमको नहीं मारेगा, वो केवल खोज रहा है, ये सिग्नल दे रहा है इसको, ये जाके मार देगा। इस वजह से ये जो सिस्टम है ना, ये वाला सिस्टम, ये इसको बहुत घातक बना देता है कि आप जहाज में कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों न भर दे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि मिसाइल किधर से आएगी। हाँ, ये जरूर पता चल जाएगा आपको कि रडार कहाँ पे लगा हुआ है। संसद ने इसे बहुत जल्दी मंजूरी दे देगी तो इसे हमारे अगल बगल के पड़ोस में लगभग 9 देशों में इसका निर्यात किया जाएगा। और सेना में निर्यात करना यानी जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, ये सबसे मतलब प्रॉफिटेबल ये बिजनेस होता है, ये करोड़ों का सौदा होता है ये। वहीं भारत के लिए खराब खबर ये है कि चाइना जो है पूरी दुनिया में ड्रोन जो जहाज होते हैं जिसमें आदमी नहीं बैठता, रिमोट से चलते हैं, उसका सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। और भारत अभी खुद का बना भी नहीं पा रहा है। हमारे यहाँ शादी ब्याह में भी जो ड्रोन आ रहे हैं सब ना, दूल्हा दुल्हन के फोटो खींचने के लिए, वो ससुरा चाइना से आ रहे हैं। अब कौन कौन चीज का बहिष्कार कीजिएगा। भारत के इंजीनियर लोग को भी समझ में नहीं आता है भैया, जो चीजें की डिमांडेबल है, जिसकी ज्यादा जरूरत है उस पर ज्यादा फोकस मारिए ना। देखिए ना, कोरोना की वैक्सीन की ज्यादा जरूरत है, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, इवन भारत वाले वैज्ञानिक मिलकर कोवैक्सीन बना दिया कि नहीं, भारत बायोटेक वाला, 1 साल के अंदर अंदर। आप भी लोग जी जान से जुड़िए, सरकार को भी चाहिए कि ज्यादा प्रेशर लगाए। अब चाइना ने क्या किया, आर्मर्ड ड्रोन जो हमला कर सकते हैं, बड़े ड्रोन है जिनका इंड्योरेंस क्षमता ज्यादा है, ज्यादा देर तक हवा में रह सकते हैं, 50 ऐसे हमलावर ड्रोन चाइना ने पाकिस्तान को बेच दिया। अब ये ड्रोन बेचने से इतना दिक्कत की बात क्यों है कि भैया आज के लड़ाई में ड्रोन ही सब कुछ काम करते हैं। सबकी पायलट कहाँ कहाँ भेजिएगा, ड्रोन के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो पायलट में जितना पायलट को जितना पैसे लगा के उसे ट्रेनिंग दिया जाता है ना, उतना का तो ड्रोन चला आता है, तो इसलिए ये थोड़ा सस्ते पड़ते हैं। और आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में देखिए, आर्मेनिया के पास पूरी दुनिया के साथ खड़ी थी, अजरबैजान ने ड्रोन के दम पे मार के धज्जी उड़ा दिया। और उसके आज के वक्त में आर्मेनिया से उसका जो नागोर्नो काराबाख का एरिया था, अजरबैजान ने वापस ले लिया इसी ड्रोन के दम पर। जबकि हमारा अभी रुस्तम ड्रोन अभी ट्रायल फेज में है, वो भी उतने अच्छे से ट्रायल नहीं हुआ है। तो भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि आज के वक्त में इंजीनियर और साइंटिस्ट ये किस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, पैसे पे वर्क कर रहे हैं। सीधी सी बात, आप पता कीजिए कि अमेरिका में, चाइना में ड्रोन बनाने वाले इंजीनियर साइंटिस्ट की सैलरी कितनी है। आप उस हिसाब से अलग से, जैसे मान के चलिए एक फंड निकालिए उसके लिए कि हम उससे 10 गुना 20 गुना देंगे, सीधी सी बात हो जाएगी यहाँ पर। अब आप ऐसे समझिए ना, कोई इंडिया का डॉक्टर है, उसे इंडिया में अगर 1 लाख सैलरी मिल रही है, अमेरिका में उसे 50 लाख सैलरी मिल रही है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, चला जाएगा अमेरिका में, उसको क्या दिक्कत है, फिर महीना 2 महीना पे घूमने चला जाएगा इंडिया में। वैसे ही आप भी उठा के लाइए ना यहाँ पे, क्या कौन दिक्कत है। आप अपना भी बनाते रहिए, हम ही नहीं करेंगे, सबको उठा लीजिए, एक को लाइए, वो बनाएगा ना तो 50 गो IIT वाले इंजीनियर को सामने खड़ा कर दे, हाँ हाँ बना 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 बना, 2 महीना 3 महीना में जब सीख जाएगा ना तो कह दीजिए छुट्टी हो गया, खत्म नौकरी, चाहे यहाँ से। तो भाई छल कपट नहीं सीखिएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा आज के वक्त में।
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाइना को देखिए। चाइना ने अमेरिका का एक ड्रोन पकड़ लिया था। ये ड्रोन हवा में नहीं उड़ रहा था, पानी में चल रहा था, और अंदर अंदर ना सारे जहाज़ों की मतलब ट्रैकिंग कर रहा था, कौन जहाज़ कहाँ जा रही है। इसी को देखकर चाइना ने ड्रोन बना दिया जिसका नाम रख दिया सी विंग। और ये ड्रोन इतने ज़्यादा संख्या में है कि आज वो मलाक्का, इंडोनेशिया, यहाँ पे बहुत की संख्या में है। इतने छोटे हैं सब, एक चौकी बराबर है ये, और वो आराम से चलते रहते, जितने भी जहाज़ें हैं वहाँ पता करते रहे। और चाइना कहता है कि ये तो फिर वो पानी की जाँच करते हैं, कहाँ पर घनत्व ज़्यादा है, कहाँ पर नमक लवणता ज़्यादा है, ये सब की जाँच करते हैं। जबकि एक्चुअली में ये इस रूट पे चलने वाली जहाज़ों पर ये निगरानी रखते हैं। ये चोरी करके बना दिया। और ये हालांकि बहुत बड़े नहीं होते, हमलावर नहीं होते। इसे मछुआरे ने पकड़ लिया था, इंडोनेशिया के मछुआरे ने पकड़ लिया। अब भैया सब पकड़ लिया तो भारत सरकार को भी तो कोशिश करना चाहिए। पकड़ लिया ससुरा मछुआरवन को पैसा दे के भारत में मंगा लेना चाहिए। हल्ला हल्ला होता तब तक खोल खाल के उन्हें देख लेता क्या काम कर रहा है, उसी तरह से लगा देना चाहिए। क्योंकि ये बहुत दिक्कत बात है कि अगर आपका इन्फॉर्मेशन किसी दुश्मन देश को पहले पहुँच गया तो वो तो दुगुना शक्तिशाली हो जाएगा तब। उधर गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच में 8 बार की वार्ता का कोई खास वो नहीं मिल पाया है। जबकि अगर देखेंगे तो भारत यहाँ पर अब 9वीं वार्ता के लिए बात आगे बढ़ेगी। भारत और चाइना के बीच में मेन दिक्कत क्या है, ये जो पैंगसो लेक है इसका जो नॉर्दर्न एरिया है यानी उत्तरी भाग, ये नीचे की ओर है और साउदर्न पार्ट ज़्यादा ऊपर है। अब भारत ने ना इस साउदर्न पार्ट पर कब्जा कर लिया है। इस वजह से आप वहाँ पे कितने भी शक्तिशाली, कितने भी ज़्यादा क्यों नहीं हैं, आपको यहाँ से दिक्कत आ जाएगा। भारत इस साउदर्न पार्ट में यहाँ तक पहुँच गया है। ये एरिया ब्लैक टॉप हो गया, ये सब एरिया पे भारत ने कब्जा कर लिया है इस एरिया में। अब समझिए, ये है हमारा फिंगर 1, ये फिंगर 1 है, ये फिंगर 4 है और ये है फिंगर 8। भारत जो है वो यहाँ तक आके पेट्रोलिंग करता था, फिंगर 4 तक आता था, और चाइना फिंगर 8 तक आता था यहाँ तक। और ये जो बीच का एरिया है ये था हमारा बफर जोन, 4 से 8 तक ये एरिया जो था ये बफर जोन था। बफर जोन उसे कहते हैं कि ना आप आएंगे ना हम आएंगे। चाइना ने क्या किया, चाइना यहाँ तक घुस गया और भारत से कह रहा है कि इसे भी बफर जोन बना दीजिए। मतलब कहने का सेंस कि फिंगर 1 से फिंगर 8 तक बफर जोन बना दीजिए। तो भैया इसमें घाटा किसे लगेगा, चाइना तो ऑलरेडी यहीं तक था और ये एरिया बफर जोन था और हम लोग यहाँ तक थे, तो चाइना खुद पीछे नहीं हट रहा है और यहाँ से कह रहा है कि आप पीछे हटिए, इसे बफर जोन बना दीजिए। तो भारत को तो फिंगर 1 से फिंगर 4 तक तो घाटा लग जाएगा ना अगर ये बफर जोन हो जाएगा, क्योंकि भारत तो यहाँ तक पेट्रोलिंग करती थी, यहाँ ऑलरेडी ITBP का पोस्ट था यहाँ पर। तो अब भारत कह रहा है कि ठीक है भाई, हम इसे जब बफर जोन बनाएंगे ना तो हम ये वाला एरिया खाली नहीं करेंगे, क्योंकि भैया ये इतना ऊंचा है। तो चाइना कह रहा है ना ना ना, इस सब खाली करना है। तो भारत का कहना है कि ठीक है, हम बफर जोन कब बनाएंगे, जब आप यहाँ से खुरनाक पोस्ट से भी पीछे हट जाइए। ये चाइना का खुरनाक पोस्ट है यहाँ से, यानी आप एक काम कीजिए कि हम 1 के पीछे चले जाते हैं, आप एक काम कीजिए आप भी इसके पीछे चले जाइए। इतना एरिया हम बफर जोन बना देते हैं, ठीक है। आप यहाँ से आके यहाँ तक पेट्रोलिंग करके वापस चले जाइएगा, हम यहाँ से आके यहाँ तक पेट्रोलिंग करके वापस चले जाएंगे। वो रेडी नहीं हो रहा है, क्योंकि चाइना अब की बार जो फंसा है वो साउदर्न पार्ट के हिस्सा से फंस गया है। अब यहाँ पे तू ससुरा कितनों नौटंकी कर ले, हाइट का तो फायदा बहुत होता है। हाइट का फायदा इतना होता है कि मामूली टुच्चे से आतंकवादियों ने 1999 में भारतीय सेना का गला पकड़ लिया था, केवल इस वजह से कि वो हाइट पर थे। उसका इतना उन्हें एडवांटेज मिला था कि अगर वो एक मर रहे थे तो हमारे यहाँ के 27 जवानों को मार रहे थे वो लोग, क्योंकि मेन फायदा उनको हाइट का था। अब ये चाइना को पता है कि भारत वालों को एक्सपीरियंस है सियाचिन का भी और कारगिल का भी, इस वजह से हाइट का फ़ायदा उठा लेंगे। अब चाइना ने ना इस झील में अपनी बोट्स तैनात रखी है, यहाँ पे पानी वाली जो बोट्स होती हैं उन बोट्स को यहाँ तैनात रखी है। ये बोट्स काफ़ी डेवलप, काफ़ी एडवांस स्टील के बोट्स हैं। हालांकि ये झील जम चुका है, इनका कोई खास यूज नहीं होगा। लगभग 120 की संख्या में चाइना ने यहाँ डिप्लॉय किया है और हमारे बोट्स वहाँ पे कम हैं, और जो हैं भी वो रबड़ के हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। तो भारत सरकार ने गोवा शिपयार्ड को कहा है कि आप ऐसे 12 ठो शिप बना के भेजिए। तो गोवा शिपयार्ड ने कहा है कि हमें ये 12 बनाने में कम से कम 1 साल लग जाएंगे। चलिए, चाइना के बहाने ही सही हमारी सेना मजबूत तो हो रही है, और ये बात हम सबको ये बता भी रही है कि कहीं ना कहीं कितनी लापरवाही की गई थी कि यहाँ उसने 120 बोट को तैनात किया है और उसकी कैटेगरी का भारत के पास एक भी बोट नहीं है। इसी वजह से भारत यहाँ पे P-8I विमान को तैनात किया है, जो बोट पानी वाली जहाज़ों को मारने के लिए रेडी रहती है। नौसेना के जहाज MiG-29K को उठा के लद्दाख में क्यों लाया गया, अब समझ में आ रहा है कि नौसेना वाला क्यों लाया गया, क्योंकि यहाँ कमज़ोर पड़ रहे थे हम लोग। और इसको
बराबर रखने के लिए यहाँ मार्कोव्स कमांडो की टुकड़ी को तैनात किया गया है, जो पानी वाली लड़ाई के लिए बहुत बेहतरीन है। ये बोट ऊपर ऊपर चलते रहो, ससुर आके नीचे से पेंदी भड़का के चल जाएगा। देखिए CPEC जो सड़क थी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये चाइना के सिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता था। ये चाइना के लिए बहुत फायदे का सौदा था, क्योंकि इससे चाइना ने अपने आप को सिक्योर कर लिया कि उसके जो व्यापार थे वो मलक्का से होके नहीं जाना पड़ते, क्योंकि यहाँ भारत इन्हें तबाह कर देता। यहाँ जाने से, इस रास्ते से जाने से उसे ज़्यादा समय लगता, पैसे लगते, टाइम बर्बाद होता, फ्यूल बर्बाद हो जाता और साथ ही भारत का खतरा बना रहता। इसलिए जब उसने पाकिस्तान को लालच दिखा के कहा कि यहाँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे, हम तुमको करोड़ों का कर्जा देंगे, तुम इससे अपनी फैक्ट्री खोल देना। भैया पाकिस्तान के लोगों को किस तरह से समझाएं कि बैसाखी लेकर आप केवल चल सकते हैं, मैराथन की दौड़ नहीं जीत सकते हैं आपको, अब वो भी चाइना की बैसाखी से आधे पे टूट जाएगा। तो पाकिस्तान को जितना कर्जा दिया गया था वो पर कर्जा खत्म हो गया है, उनका पैसा बचा नहीं। बदले में अब चाइना ने क्या कहा है कि जो ग्वादर पोर्ट है, इस ग्वादर पोर्ट के चारों ओर हम 30 किलोमीटर लंबी दीवार चलाएंगे, 30 किलोमीटर लंबी दीवार और 10 फीट ऊपर रहेगी। यानी आप जो दीवार देखे थे ना चीन की दीवार, उसका एक नया वर्जन है पाकिस्तान के अंदर, और इसमें वो चारों ओर बाहर से 500 फेस डिटेक्टिव CCTV कैमरा लगाएंगे, कोई भी पाकिस्तानी एंट्री नहीं। भैया ये कितने शर्म की बात है कि किसी देश के अंदर आके कोई दूसरा देश 31 किलोमीटर लंबा दीवार चलवा दे और कह दे कि तुम लोग अंदर नहीं आ सकते, बाहर रहो। ये भारत के लिए एक सरदर्द भी है कि चाइना अब वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय कर देगा, मिलिट्री डिप्लॉय कर देगा इस एरिया में। तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि ये भारत के POK से भी गुजर रहा है। भारत ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया था चाइना के आगे, लेकिन उस तरह से विरोध नहीं कर पाया जिससे कि इसे रोका जा सके। हालांकि भारत ज़्यादा शक्ति दिखा देता तो इसे रोका जा सकता था इस सड़क को, लेकिन क्या करिएगा, भारत को पाकिस्तान के साथ पूरे व्यापार तोड़ देने चाहिए थे। इससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा घाटा हो जाता है, क्योंकि खाने पीने की सामानें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो भारत से बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान को जाती है, जो चाइना से नहीं आ सकती थी, काफ़ी महंगी थी, कि भैया आप अगर यहाँ से ले जाओगे तो हम नहीं देंगे। और व्यापार रुकने का मतलब समझ रहे हैं, इकोनॉमी गिर जाएगी, हमें भी लॉस होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लॉस है ये सेना के रिलेटेड। वहीं रूस को देखेंगे तो रूस धीरे धीरे पाकिस्तान की ओर शिफ्ट होता जा रहा है, झुकता जा रहा है। रूस की मजबूरी भी है, क्योंकि भारत बहुत तेज रफ्तार से यूरोपीय देश और अमेरिका की ओर शिफ्ट हो रहा है। अब भारत उस तरह से रूस को नहीं देख रहा है जो 80 के दशक में देखा करता था। इसलिए रूस को भी अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए चाइना से निर्भरता रखना पड़ रहा है। तो चाइना से वो डिफेंस और इकोनॉमी दोनों मैटर पे दोस्ती किए हुए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से डिफेंस यानी हथियार के रिलेटेड कोई दोस्ती नहीं करता है, इकोनॉमी के हिसाब से वो करता है। वो यहाँ रूस से और पाकिस्तान के बीच में लगभग 1100 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन बिछाई गई है। ये जो पाइपलाइन है ये पाइपलाइन किस चीज़ की है? तो ये LNG पाइपलाइन, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब पाकिस्तान के पास नेचुरल गैस की क्षमता कम है और रूस नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है। ये पाइपलाइन लाई गई। भारत सरकार को इसके लिए चाहिए कि इसी पाइपलाइन का एक कनेक्शन वो इंडिया तक में करा ले, वो भी अब नहीं, जब ये पाइपलाइन बन के तैयार हो जाएगा तब। क्योंकि अगर ये पाइपलाइन बनने से पहले ही भारत इसमें पार्टनर बनेगा तो इस टोटल खर्च का भारत को एक हिस्सा उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टनर बन जाएगा। जब ये वर्किंग में हो जाएगा, पूरा खर्चा रूस और पाकिस्तान उठा लेंगे, तो भारत सरकार को कहना चाहिए कि भैया हमको भी इतना जोड़ दीजिए। अब ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि भारत ऐसा एक बार किया हुआ है। तापी गैस पाइपलाइन, तापी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ये तापी गैस पाइपलाइन है। तो तापी गैस पाइपलाइन आ ही रही है, यहाँ से नेचुरल गैस भी आ जाएगा रूस से। यहाँ पर रूस, पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन आ जाएगा, RPI हो जाएगा, तापी और RPI यहाँ पर। तो ये कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि रूस 100% उस पर नहीं हो पाएगा, और उसी के बनाए रास्ते में पाकिस्तान से तो ज़्यादा हम लोग कंजम्पशन करते हैं, और भारत धीरे धीरे या तो अपनी सारी गाड़ियों को सोलर पे करेगा, यानी बैटरी पर। टेस्ला की एंट्री हो गई है, टाटा की एंट्री हो गई है, महिंद्रा ने तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार को यूरोप तक में बेच के चले आए, और या तो फिर वो CNG पे करेगा। तो ये तो दोनों के लिए नेचुरल गैस पे ही करेगा। तो CNG की तो पाइप ही है, CNG वाला कंप्रेस होता है, ये लिक्विफाइड होता है, दोनों तो नेचुरल गैस ही होते हैं। तो भारत उसी के पाइपलाइन से उससे ज़्यादा अगर उपयोग करने लगेगा तो कहीं ना कहीं रूस जो है इकोनॉमिकली भी अगर वो देखेंगे तो भारत की ओर ही ज़्यादा शिफ्ट होगा। देखिए गैस पाइपलाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। आपको याद होगा कि 10 जनवरी 1965 को
जो समझौता हुआ था ताशकंद समझौता, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम किया गया था 1965 की लड़ाई का। और इसी ताशकंद समझौते के कारण हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया। तो ये जो उज्बेकिस्तान है, ये इसको ना व्यापार करने के लिए समुद्र ही नहीं है, और समुद्र के सिवा बड़े जहाज आ ही नहीं सकते हैं। ट्रक से कितना व्यापार कीजिएगा, समुद्र में तो सोचा 5-6 हज़ार ट्रक का सामान एक के बार लोड हो जाता है पानी वाली जहाज़ों में। तो इसने भारत से कहा है कि आप चाबहार बंदरगाह हमको यूज करने दीजिए। अब चाबहार बंदरगाह है तो इसका ईरान का, लेकिन उसका जो डेवलप किया है उसका एक टर्मिनल यानी एक और का रास्ता शहीद बहिश्ती पोर्ट वो भारत ने किया, और बिना भारत के अनुमति ये होगा नहीं। तो भारत ने भी इस अप्रूवल को तुरंत स्वीकार कर लिया है, और ईरान, भारत और उज्बेकिस्तान ये तीनों अभी मीटिंग करने वाले हैं और इस अप्रूवल कर देंगे। अब यहाँ भारत के सामने एक प्लस पॉइंट यहाँ क्या रखना चाहिए कि वो उज्बेकिस्तान कहेगा कि वो तुर्कमेनिस्तान के रास्ते आना चाहता है, कहाँ पर, चाबहार पोर्ट पर। भारत को इससे ना रेडी होके भारत को कहना चाहिए कि भाई आप तुर्कमेनिस्तान से ना होके इस एरिया से आइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका निचला एरिया ज़्यादा डेवलप है, ताशकंद वगैरह वाला एरिया, और अफगानिस्तान को होते आप आ जाइए कहाँ तक, चाबहार तक। इससे उसको दोनों में होगा। हालांकि नज़दीक तो यही पड़ेगा अफगानिस्तान होते हुए, लेकिन अगर वो अफगानिस्तान होते हुए चाबहार तक पहुंच गया तो हमें अल्टरनेट एक अलग से रास्ता बनाना ही नहीं पड़ेगा अफगानिस्तान जाने के लिए। हम तुर्कमेनिस्तान से कहेंगे कि तो हम तुमको शहीद बहिश्ती पोर्ट यूज करने के लिए देते हैं, बदले में तुम हमको ये रूट यूज करने दो, हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, तुम हमसे मत पैसा लेना। और अफगानिस्तान में हो जाएगा, हमारी एंट्री अच्छे से हो जाएगी, पैसे भी बच जाएंगे, एक तीर से दो निशान यहाँ पर। और अगर हम अफगानिस्तान एंट्री कर गए तो जस्ट इसके बगल में एक देश है ताजिकिस्तान, जहां के दुशांबे में हमारा सैन्य अड्डा है। तो हम यहां से यहां पहुंच जाएंगे और इधर तो हमारा देश ही है। आप देखिए तो बीच में कौन आ गए, समझ रहे हैं ना, ये पाकिस्तान, ये हम लोग को घेर रहे थे, घिर जाएंगे। और हालांकि ये चीज़ भारत और अच्छे से कर सकता है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप गए हैं, जो बाइडन आए हैं, तो जो बाइडन ईरान पे अब छूट दे देंगे, ईरान पे जो प्रतिबंध है वो सब अब हटा लेंगे। जो पहले बराक ओबामा के समय समझौता हुआ था वो तो यही किए थे, उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उसको दोबारा करेंगे। इसलिए उज्बेकिस्तान और सेंट्रल एशिया के सारे देशों को यही लगता है कि अब ईरान पे वो सैंक्शन नहीं रहेंगे, अब ईरान से अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ ईरान से अमेरिका के विरोध के कारण ही भारत ने ईरान से गैस पाइपलाइन को कैंसिल कर दिया था। हमें यहाँ ईरान से जो बार बार पेट्रोल लेके आते हैं, पानी वाली जहाज में भरो, एक बार भरने का खर्चा, फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर यहाँ निकालो, उससे अच्छा एक पाकिस्तान होते हुए पाइपलाइन बिछा लीजिए गुजरात तक। यहाँ पे भैया पाकिस्तान तुम भी ले लो, हम भी ले लेंगे। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि हमारा तापी गैस पाइपलाइन तो आ ही रहा है पाकिस्तान होते हुए, एक ये भी आ जाएगा तो बार बार का झमेला खत्म हो जाएगा। हालांकि ईरान ने इसका प्रस्ताव भी दिया था, पाकिस्तान इस पर रेडी भी हो गया था, लेकिन अमेरिका के दबाव में भारत ने इस सौदे को कैंसिल किया है। हालांकि जब से जो बाइडन आ जाएंगे तो मिडिल ईस्ट में काफ़ी शांति हो जाएगी और भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ शांति रहना भी चाहिए, क्योंकि हमें दो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। एक, पेट्रोलियम बिना हमारा काम नहीं चलेगा जो मिडिल ईस्ट के देशों से आता है। दूसरा, हमारे यहाँ के लोगों ने 55 लाख लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, अगर यहाँ मारधार होगा तो सबको वापस आना पड़ेगा। देखिए तो सीरिया में कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। इराक में अभी कोई काम कर रहा है? यमन में कर रहा है? नहीं कर रहा है। अभी पता चला ईरान से ही मार हो जाएगा, वहाँ भी कोई नहीं कर पाएगा। तो कतर, ईरान, अरब, ये सब का स्थिर रहना जरूरी है ताकि हमें रोजगार, पेट्रोलियम मिलता रहे, वो लोग भी हमारे यहाँ टूरिस्ट के रूप में आते रहे। आई होप आप इसे समझे होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि सर 1 जनवरी को वीडियो क्यों नहीं लाए थे? भाई साहब 1 जनवरी की वीडियो में एक तो गड़बड़ हो गया था। हुआ क्या था कि जो हम लोगों ने बुक लिखी थी, जो बुक कई जितनी सारी बुक्स थी, इसकी हम आपको बोले थे कि जो रॉयल्टी आएगी, जो पैसे आएंगे वो हम आर्मी को डोनेट कर देंगे, तो काफ़ी ज़्यादा आई भी थी। और रेलवे करंट अफेयर के लिए तो भाई साहब ये रामबाण है, ये बुक आप करंट अफेयर स्टैटिक दोनों है इसमें, ये तो आप ले लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो ये जो बुक्स थी ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अनएक्सपेक्टेड रूप से हमें छापनी पड़ गई थी, जो हमारे गोदाम में जगह नहीं बचा था इतनी ज़्यादा। उसमें निकलने के बाद जितना हम सोचे थे उससे डबल, इससे ज़्यादा इसका डिमांड हो गया। तो जो इसकी रॉयल्टी आई थी इस सारे बुक्स की, वो हम सोचे थे कि आर्मी को डोनेट करना था, और ये सारी बुक्स निकल गई सब। हम आपको दिखाए भी थे छपते हुए बुक्स, तो इसको हम डोनेट करने के लिए 1 जनवरी का दिन सेलेक्ट किए। हम कहे बहुत अच्छा भैया, इसी दिन डोनेट करना चाहिए। 1 जनवरी को दे भी दिए। हम सोचे कि एक काम करते हैं, हमेशा तो लेक्चर देते ही हैं पढ़ाई लिखाई करंट अफेयर से रिलेटेड, इस बार थोड़ा एक ब्लॉग बनाते हैं। तो कंटोनमेंट एरिया जो था ना, वहाँ पे ब्लॉग बना दिए। लेकिन जब ब्लॉग बन के रेडी हुआ ना, तब पता चला है कि भाई साहब आर्मी की एरिया में आप फ़ोटो नहीं ले सकते। अगर आपने फ़ोटो ले लिया ना तो फिर आपको जेल हो जाएगी।
जुर्माना लगेगा, वो भी आर्मी रूल के हिसाब से। तो फिर हमें 1 जनवरी वाली जो वीडियो जिसे हम 2 को डालने वाले थे उसे डिलीट करना पड़ा मजबूरी में। आप भी समझते हैं वो सही भी बात नहीं है, हमारी पता नहीं क्यों हमसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हो रही थी। हालांकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू नहीं थे, लेकिन हाँ रूल के हिसाब से होता है कि आप अंदर की एक बाउंड्री भी नहीं खींच सकते हो। हालांकि वो सेंसिटिव एरिया नहीं था, बीच की काफ़ी सड़कें थी, जो मेस वाला एरिया होता है, अफसर एरिया, वो सब का में हम गए भी नहीं थे उधर ताकि वहाँ से ले जा सके। लेकिन फाइनली हमने कहा कि नहीं, देश के लिए ज़रूरी है, इतनी बड़ी मतलब बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए। और हो जाता तो सोच रहा हमको दिक्कत हो जाता, तो खैर नहीं बना पाए। फिर अब अगली मीट कभी जाएंगे, अब मान के चलिए फिर हम सोचेंगे कि ऐसे जगह पे फ़ोटो लिया जा सके जहाँ परमिशन अलाउ हो। अब तो वैक्सीन भी बहुत जल्दी लगनी चालू हो जाएगी और बहुत जल्दी अब ऑफलाइन क्लासेस भी खुल जाएंगे पटना के, लगभग वो खुलेंगे 10 तारीख के बाद, ठीक है। अब हमको थोड़ा सा लास्ट में खोलना है, हमारे ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे मेरे क्लास में भीड़ एक्सेस ज़्यादा हो जाती है, एक दिन में 20,000 लड़के आ जाते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से इतने लड़कों को हम अलाउ ही नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमें कंट्रोल करके ही लड़कों को लाना पड़ेगा। तो इस वजह से हमारी क्लासेस थोड़ी डिले रहेगी, मतलब 10 तारीख के बाद ही मान के चलिए उसको। हालांकि ऑफिस खुले हैं सब, आप वहाँ जाके इंक्वायरी ले सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा होगा जब मान के चलिए कि हम 10 तारीख के पहले क्लास किसी भी कीमत पे स्टार्ट नहीं कर सकते। जब क्लासेज स्टार्ट होंगी तो भाई यूट्यूब भी कंटिन्यू रहेगा, एप्लीकेशन भी कंटिन्यू रहेंगे, ऑफलाइन क्लासेज भी पटना के रहेंगे, बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो लाइव सेंटर चलते हैं वो भी रहेंगे। ये चारों चीज़ें कंटिन्यू रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।